अब बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, सभी बच्चे अपनी बातों को प्लीज लिमिट कर ले, क्योंकि अब अपन पढ़ रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 का नाम सिर्फ मैंने आपको कल बता दिया था, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। आप मुझे एक चीज बताइए जो आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पढ़ा के आया हूं, क्या कंपलसरी एक्विजिशन कर लेने को ट्रांसफर मानोगे? यस। सेकंड 2 क्लॉज 47 के अंदर शायद तीसरा पॉइंट स्पेसिफिक बात कर रहा था, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। तो कंपलसरी एक्विजिशन कर लेना क्या तो है? ट्रांसफर। और बेटा कंपलसरी एक्विजिशन हो किस तरह है? आपकी प्रॉपर्टी का। क्या वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है? यस। तो यार अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल एसेट का हो रहा है, तो क्या तो लगेगा? कैपिटल गेन। ध्यान से सुनना बेटा, एक तो सच्चाई है कि कैपिटल गेन तो लगकर रहेगा, बस पढ़ ये रहे कि कब लगेगा। जनरली कब लगता है बेटा? ईयर ऑफ ट्रांसफर। अगर मैं एक बच्चे से एक काम करिए, आप पढ़े जाइए बच्चे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा? ईयर ऑफ ट्रांसफर सर जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन किया है वही आपका क्या हो जाएगा? ईयर ऑफ ट्रांसफर। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया 18-19 में, मतलब ट्रांसफर किस साल हो चुका है? 18-19। लेकिन कैपिटल गेन 18-19 में नहीं लगेगा बेटा, कैपिटल गेन लगेगा जब कंपनसेशन रिसीव होगा। और बेटा मैं आपको बता दूं ये सिर्फ लेमन लैंग्वेज में है, जो अभी तक आपको पता है कि जब कंपनसेशन मिलेगा तब आपको क्या लगेगा? कैपिटल गेन। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? सबका फोकस अच्छे से होना चाहिए बेटा। बैठ जाइए। केस नंबर 2 वापस से नाम बताइए, नाम क्या है? कंपलसरी एक्विजिशन। क्या ट्रांसफर है? यस। क्या कैपिटल गेन लगेगा? यस। किस साल लगेगा? जिस साल कंपनसेशन मिलेगा। अब प्लीज फोकस करिएगा, एक बार बताऊंगा, एक ही बार में आपको ऐसा याद होना चाहिए कि वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बेटा प्लीज फोकस करना, एग्जांपल पे ध्यान देना, समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक हाँ ये मास सर का घर है, हाउस नंबर 148। एक रोड आ रहा था बेटा, ये उसके आड़े आ गया। अब किसी का कितना भी रोला है, लेकिन सबसे बड़ा रोला तो किसका होता है? सरकार का। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? प्लीज फोकस करिएगा, बहुत शानदार चीज है, बहुत काम की चीज है। हल्के में तो बिल्कुल लेने मत। कैपिटल गेन में कुछ हल्के में मत लेना, जिस दिन आपके ऊपर से गए ना अगले पूरे दिन बाउंस जाने वाले। ठीक है एक बेटा आप, और क्योंकि अपन अभी कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, लिटरली ये जो 4 एक्सेप्शन अपन पढ़ने वाले, जिसमें एक अपन पढ़ चुके हैं वो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के 2 और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अपन सेकंड वाला केस पढ़ रहे हैं, कंपलसरी एक्विजिशन। ये उसका एग्जांपल, एक रोड बना था, आपका घर उसके सामने आ गया, तो बेटा इस घर को सरकार क्या कर लेगी? कंपलसरी एक्विजिशन। इस घर को बेटा सरकार जबरदस्ती आपसे छीन लेती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपलसरी एक्विजिशन। आपने बेचा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या माना गया है? ट्रांसफर। और आपको क्या लगेगा? कैपिटल गेन। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, सरकार जब कंपलसरी एक्विजिशन करती है ना तो कुछ पैसा आपको देती है। सरकार ने आपको पैसे दिए 10 करोड़। ये क्या है? ये जो 10 करोड़ सरकार ने आपको दिया, ये क्या है? आपका कंपनसेशन। ये क्या है? कंपनसेशन। समझिए मेरी बात को, आगे जाके फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे तो सेलिंग प्राइस लेते थे जनरली, लेकिन आज सेलिंग प्राइस है ही नहीं, आज आपने बेचा ही नहीं। लेकिन बेटा आपको क्या तो मिला है? कंपनसेशन। क्या आप मुझे बताइए, क्या यही आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन बनने वाला है? यस। समझिए मेरी बात को, अरे हाँ या ना? अच्छा एक और चीज आप मुझे बताइए, कंपनसेशन डिसाइड कौन करता है? सरकार। अरे सरकार डिसाइड करती है ना ये कितने का है, लेकिन बेटा इस घर की वैल्यू, मान लीजिए बेटा इस घर की वैल्यू थी 30 करोड़ और सरकार ने आपको कितना कंपनसेशन दिया? मात्र 10 करोड़। क्या सरकार आपके साथ गलत कर रही है? यस। आप किसके पास जाओगे बेटा? जब भी आपके राइट्स दबाए जाते हैं आप जाते हो कोर्ट के पास। जब भी आपके अधिकार दबाए जाते हैं आप किसके पास जाते हो बेटा? कोर्ट के पास। आप क्या सरकार को सीयू करोगे? यस। तो बेटा आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट वाले डिसाइड करवाएंगे, पूरा वैल्यूएशन वगैरह होगा, मतलब पूरा कोर्ट में केस चलेगा। और फिर बेटा कोर्ट बोलेगी कि नहीं सरकार इसकी वैल्यू 10 करोड़ नहीं थी, बेटा आप 30 करोड़ तो ज्यादा ही बोलोगे, है ना? आपको भी मालूम था कि आपके घर की वैल्यू 20 है, लेकिन आप 30 बताओगे क्योंकि सरकार से आप कितना पैसा लेना चाहते हो? ज्यादा। अरे ये सो नो। तो बेटा आपका घर जिसकी सही में मैं आपको बताऊं, इधर मान लीजिए बेटा इसकी सही में मार्केट वैल्यू 20 करोड़ थी, आप कितना बोल रहे हो? 30 करोड़, और सरकार कितना बोल रही है? 10 करोड़। क्या डिस्प्यूट है? यस डिस्प्यूट है। किसके पास जाओगे? कोर्ट। अरे ये सो नो। बेटा जब कोर्ट, जब बेटा मैम, ये कौन था? मैम किसने बोला?
प्लीज फोकस करिएगा। आप गए बेटा कोर्ट के पास, एग्जांपल को समझिएगा, बहुत ही शानदार आपके लिए एग्जांपल है। आप गए कोर्ट के पास और कोर्ट ने डिसाइड करा कि ना तो इसकी वैल्यू 30 है, ना तो इसकी वैल्यू 20 है, ना तो इसकी वैल्यू 10 है। कोर्ट ने बोल दिया 15। कोर्ट ने कितना बोल दिया बेटा? 15। आपको ये बताओ कितना कंपनसेशन आपको मिल चुका है? 10। लेकिन कोर्ट कितने का बोल रही है? 15। कितना और मिलना बाकी है? 5 करोड़। ये बात क्लियर है आपको? अब प्लीज फोकस करिएगा टर्मिनोलॉजीज पे आ रहा हूं बेटा। ये जो 10 करोड़ आपको मिला था इसको बोलते हैं इनिशियल कंपनसेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज इनिशियल कंपनसेशन। जरूरी नहीं है कि इनिशियल कंपनसेशन सही हो, जरूरी नहीं है कि गलत हो, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि सही हो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो 10 करोड़ रुपए आपको मिले इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल कंपनसेशन। आपने बेटा 10 करोड़ से एग्री करा या नहीं करा? नहीं करा। आप किसके पास गए? कोर्ट के पास। कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने कितना फाइनल डिसाइड करा? 15 करोड़। 15 में से कितने आपको मिल चुके थे? 10। कितने और मिलेंगे? ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कितने और मिलेंगे? 5 करोड़ रुपए। बेटा ये जो 5 करोड़ रुपए है इसको बोला जाता है इनहेंस कंपनसेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनहेंस कंपनसेशन। फोकस करिएगा। मैं आपको बताया क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि कंपनसेशन एक नहीं, कंपनसेशन 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट इज इनिशियल कंपनसेशन, सेकंड इज इनहेंस कंपनसेशन। इनिशियल मतलब जो इनिशियली सरकार ने डिसाइड किया, और इनहेंस मतलब जो कोर्ट ने डिसाइड, कोर्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला उसको क्या बोलोगे? इनहेंस कंपनसेशन। क्या आपको ये 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर है? अरे यस और नो? अब प्लीज फोकस करिएगा। मैं आपको बता दूं बेटा इनिशियल कंपनसेशन के केस में ध्यान से सुनना। अभी तक अगर लेमन लैंग्वेज की बात करूं ना तो लेमन लैंग्वेज में आप ही मुझे बता रहे थे, मैं आपसे वापस पूछ ही देता हूं, आप देखना फिर से मुझे बताओगे। कंपल्सरी एक्विजिशन ट्रांसफर है, कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन कब लगेगा? आपने मुझे बताया था जब, कब लगेगा? जब कंपनसेशन मिलेगा। ये सो नो बेटा वो लेमन लैंग्वेज में था। आज मैं आपको एग्जैक्ट बात बता रहा हूं। आप जो बोले वो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में सही है। एग्जैक्ट बात, इनिशियल कंपनसेशन के केस में कैपिटल गेन आएगा इन द ईयर in which first installment is received। कब आएगा बेटा? उस साल जिस साल आपको पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। समझिए मेरी बात को। हो सकता है सरकार आपको 10 करोड़ रुपए एक बार में नहीं 5 बार में पे करने वाली है, 2-2 करोड़। लेकिन ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा कैपिटल गेन कब आने वाला है? इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव। समझिए बात को, पूरा का पूरा कैपिटल गेन 100% ऑफ द कैपिटल गेन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंपनसेशन कब आने वाला है बेटा? इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। बेटा मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि लमसम मिले, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि इंस्टॉलमेंट में मिले। लमसम भी मिल सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। लमसम में मिल गया तो बात ही खत्म। इंस्टॉलमेंट में भी मिला तो जब पहली इंस्टॉलमेंट मिली पूरा का पूरा अमाउंट उसी साल टैक्सेबल होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा ये बात करिए मैंने इनिशियल कंपनसेशन के बारे में, फोकस करिएगा। इनहेंस कंपनसेशन मत पढ़िएगा बेटा, उसको पढ़ के आप अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पाओगे। अंडरस्टैंडिंग क्लास में समझ के आप ला सकते हो, और बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। इनिशियल कंपनसेशन तो सबको क्लियर है, कब टैक्सेबल होगा? जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। बेटा इनहेंस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। जब जब मिलेगा, जितना जितना मिलेगा, ये उतना उतना क्या होता जाएगा? टैक्सेबल। तो यहां पर आप क्या याद रखोगे? एज एंड व्हेन रिसीव्ड। प्लीज फोकस करिएगा, दोनों कंपनसेशन में फर्क है, और फर्क तो जमीन आसमान का है। एक बोल रहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो जिस साल आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई पूरा का पूरा कब टैक्सेबल हो जाएगा? उसी साल। दूसरा बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अच्छा एक चीज, एग्जांपल से बात करते हैं ना, अपन ने तो एग्जांपल लिया था। आप मुझे बताइए ना, ये जो 10 करोड़ है, ये 10 करोड़ रुपए कब टैक्सेबल होगा बेटा? जिस साल आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब मैं बात कर रहा हूं 5 करोड़ की। ध्यान से सुनना बेटा, 5 करोड़ पता है कब टैक्सेबल होगा? मान लीजिए करंट ईयर में आपको 50 लाख मिले, तो करंट ईयर में कितने टैक्सेबल होंगे? 50 लाख। अगले साल आपको 2 करोड़ मिले तो अगले साल कितने टैक्सेबल होंगे? 2 करोड़। एज एंड व्हेन रिसीव्ड। समझ रहे हैं क्या? अरे यस और नो? चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब बेटा वापस से आपको लेके चलूंगा आपके बेसिक कंसेप्ट पे, यहीं से मतलब इसी को सॉल्व करवाने के लिए वो आप मुझे बताओगे वो सब चीजें। आप मुझे बताइए बेटा, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आप किसके पास जाओगे? सेक्शन नंबर 48। प्लीज फोकस करना बेटा, यहां पर एक एक चीज जो मैं करवा रहा हूं ना पूरा लिंकेज है, वो हर चीज लिंक है, इसलिए प्लीज फोकस करना सब लोग। सेक्शन नंबर 48 के पास ही जाते हो हर बार। अच्छा सेक्शन नंबर 48 के पास जैसे ही जाते हो तो वो सबसे पहले आपसे बोलता है कि एफपीओसी बताओ। और जनरली आप क्या लेते थे? सेलिंग प्राइस। जनरली सेलिंग प्राइस लेते थे, लेकिन केस नंबर 1 में सेलिंग प्राइस नहीं ली थी, आपने क्या ली थी? फेयर मार्केट वैल्यू। केस नंबर 2 आप बेटा सेलिंग प्राइस नहीं दोगे, और मैं आपको बताऊं वजह, सेलिंग प्राइस है ही नहीं।
तो क्या ले लोगे बेटा? इनिशियल कंपनसेशन। क्या ले लोगे बेटा? इनिशियल कंपनसेशन। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले अगर किसी ने समझ लिया ना तो उसको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्लियर कि कभी वो भूलेगा ही नहीं। इनिशियल कंपनसेशन, एफपीओसी में क्या ले लिया आपने? इनिशियल कंपनसेशन। इसमें से आपने माइनस कर दिया ट्रांसफर एक्सपेंस, जो भी है तो क्या जाएगा आपका? नेट कंसीडरेशन। बेटा ये आ गया आपका नेट कंसीडरेशन। इसमें से आप माइनस कर दोगे सीओए या फिर आईसीओए, इट विल डिपेंड अपॉन असेट लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, और उसके बाद भी बेटा कुछ असेट लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन नहीं करते हो। इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अरे यस और नो? तो जो कंसेप्ट आपने आज तक पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप सीओए या फिर आईसीओए या फिर सीओआई या फिर आईसीओआई ले लोगे। क्लियर है ये चीज? यहां पर सीओआई और आईसीओआई, और आपका क्या रहेगा बेटा? इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जितना अभी तक आप समझ पा रहे हो, ये जो आपने कंपटीशन करा है इसमें कुछ भी इनहेंस का है या वो अलग ही है? इसका कोई भी लेना देना, आप समझना मेरी बात। आप किसके लिए कंप्यूट कर रहे हो बेटा कैपिटल गेन? इनिशियल कंपनसेशन के लिए। इनहेंस अगर है तो अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। आप ये किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा? इनिशियल के लिए। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है अभी तक के पार्ट पर, बेटा 10 करोड़ में से करंट ईयर में आपको मिले ही सिर्फ 80 लाख है। सर इनिशियल कंपनसेशन पहली इंस्टॉलमेंट में अगर 100 रुपए भी मिल जाते तो पूरा का पूरा 10 करोड़ टैक्सेबल हो जाता उसी दिन। अरे यस और नो? समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा सेकंड बेटा, अब आप कैलकुलेट करोगे इनहेंस कंपनसेशन के बारे में। तो बेटा इनहेंस कंपनसेशन के लिए कैलकुलेट करने के लिए भी आप किस सेक्शन के पास जाओगे? सेक्शन नंबर 48। कौन सा कंपनसेशन? इनहेंस। और आपको पता है व्हाट इज इनिशियल, व्हाट इज इनहेंस? बेटा इनहेंस कंपनसेशन में यहां पर एफपीओसी में आप ले लोगे शायद इनहेंस कंपनसेशन। अरे यस और नो? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, प्लीज फोकस करिएगा। एक आपसे क्वेश्चन है, बारीक क्वेश्चन। 5 करोड़ में से करंट ईयर में मिला सिर्फ 60 लाख, तो कितना लोगे? समझ रहे हो? अगले साल मिला 2 करोड़ 40 लाख, तो कितना लोगे? क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा इसमें से बच्चे आप माइनस, अच्छा एफपीओसी में से आपने क्या माइनस कर दिया? ट्रांसफर एक्सपेंस। क्या आ जाएगा आपका? नेट कंसीडरेशन। इसमें से आप माइनस, बेटा ध्यान देना, देखो आप अपनी बेवकूफी देखना। अभी आप जो मैं बोल रहा हूं जो आप बोल रहे हो मैं वो कर रहा हूं। एफपीओसी में से आपने क्या माइनस करा? ट्रांसफर एक्सपेंस। क्या आ गया? नेट कंसीडरेशन। फिर क्या माइनस करोगे? सीओए। बेटा प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। आपको सीओए सीओआई का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी ले चुके हो। While computing initial compensation, you have already taken benefit of cost of acquisition and cost of improvement. Yes or no? तो आपको बेटा वापस से नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आप ऑलरेडी एक बार ले चुके हो while calculating initial compensation। क्या आपको ये बात क्लियर है अच्छे से? चलिए अच्छा सेकंड चीज, ट्रांसफर एक्सपेंस। बेटा मैं आपको बता दूं, इनहेंस कंपनसेशन के केस में ट्रांसफर एक्सपेंस भी एक ही चीज होती है, लिटिगेशन एक्सपेंस। कौन से खर्चे? वैसे मैं आपको बता दूं, लिटिगेशन एक्सपेंस इज नॉट ट्रांसफर, मतलब वो कोई ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये लोग मानते हैं और उसका बेनिफिट मिलता है अपन को, और ये कोर्ट का डिसीजन है। तो बेटा आप ट्रांसफर एक्सपेंस में क्या माइनस कर लोगे? लिटिगेशन एक्सपेंस। तो आपका पता है क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि सीओए सीओआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑलरेडी ले चुके। और बेटा ट्रांसफर एक्सपेंस भी जनरली कुछ नहीं होगा, लेकिन लिटिगेशन एक्सपेंस जरूर होगा। इनहेंस कंपनसेशन के लिए आप बेटा किसको आपने हायर किया होगा? वकील को। तो उस वकील को आपने पैसा पे किया होगा, वो जरूर आएगा यहाँ पर। क्लियर है आपको ये चीज? अब देखिए, अब मैं आपको इसको दिखाता हूं यहां पर, प्लीज फोकस करिएगा सभी बच्चे। अब मैं आपको यहां पर नोट्स के थ्रू दिखा रहा हूं, तो देखिए क्या लिखा है। नॉर्मली कैपिटल गेन इज टैक्सेबल। आप बताइए ना, नॉर्मली कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर। नॉर्मली कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन बेटा यहां पर ईयर ऑफ ट्रांसफर पे नहीं होगा। यहां पर अब आप जनरल आंसर नहीं करोगे, यहां पर कब टैक्सेबल होगा? इट विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कंपनसेशन। इनिशियल है तो कब होगा बेटा? जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, और एनहेंस होगा तो कब होगा? जब मिलेगा। समझिए बात को। अगर कंपनसेशन इनिशियल कंपनसेशन है तो पूरा का पूरा कब टैक्सेबल होगा? जब कौन सी इंस्टॉलमेंट मिलेगी? फर्स्ट। और जब कंपनसेशन एनहेंस होगा तो पूरा का पूरा नहीं, जितना जितना जब मिलेगा उतना उतना जब टैक्सेबल होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है अच्छे से?
चलिए सेकंड चीज देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, इनिशियल कंपनसेशन का कैलकुलेशन अलग है। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मेरी तरफ से आपको क्लेरिफिकेशन है, यहां पर नोट्स बनाते टाइम मैंने चीजों को शोर्ट किया है, लेकिन आपको पता है ये सेक्शन 48 चल रहा है, ये सेक्शन 48 है, आप मत करना, आप पूरा सेक्शन 48 करोगे। यहां पर समझ रहे हो मेरी बात? आप एफपीओसी में से क्या माइनस करोगे? ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या आएगा? नेट कंसिडरेशन, यहां पर नहीं है, आपको करना है, समझ रहे हैं क्या? फिर बेटा आप सीओए और सीओआई भी माइनस करोगे तो आपका क्या रहेगा? कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा ये आपने किसके बारे में कैलकुलेट करा? इनिशियल। अब अगर अपन बात करें एनहेंस, तो एनहेंस कंपनसेशन में आपको यहां पर क्या जाएगा? एफपीओसी में। अपने एग्जांपल की अगर बात करूं तो बेटा 5 करोड़ में से 30 लाख रिसीव करें करंट ईयर में, तो कितना आएगा? 30 लाख। माइनस कुछ भी करने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक खर्चा आपको माइनस करने को मिलेगा, लिटिगेशन एक्सपेंस, और आपका क्या रहेगा बेटा? कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब बेटा ध्यान से सुनना, कुछ आपको बारीक पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट, इफ कंपनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो इनिशियल में आप बताइए क्या होगा? सर इनिशियल वाले केस में जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी जब ही पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। देखिए क्या लिखा है, इंटायर कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। जिस साल जिस टाइम एक इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली, पूरा का पूरा अमाउंट आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा इसके बाद बेटा एनहेंस कंपनसेशन, अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो कब टैक्सेबल होगा? जब जितना अमाउंट मिलेगा उतना उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये भी क्लियर है आपको? बेटा ध्यान से सुनना, अभी तक नोट्स में मैंने आपको जो भी चीज दिखा रहा हूं ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब वाला जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो मैंने आपको नहीं बताया, इस पॉइंट को रीड करिए और क्लास में से कोई बच्चा मुझे खुद से बताएगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या या फिर इस पॉइंट का रेलेवेंस क्या है। अरे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है यार, एग्जाम्पल में नहीं। तू तो एक चीज मैं तुझे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे फांसी का इंटरिम फांसी हो सकती है कि अभी टाइम फॉर द टाइमिंग फांसी चढ़ा दे, बाद में कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। समझिए मेरी बात को, क्या समझाना चाहता हूं। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, प्लीज अगर मैं कोई एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं तो कुछ ना कुछ इसमें रेलेवेंट बातें इसलिए ले रहा हूं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा कोई ऐसा कैसे कि फांसी होने वाली है तो उसको इंटरिम फांसी नहीं दी जा सकती। समझिए मेरी बात, इंटरिम रिलीफ दी जा सकती है। आप किसी को सजा नहीं दे सकते कि अभी केस फाइनल नहीं हो सजा दे दो, नहीं, लेकिन आप पता है उसको रिलीफ दे सकते हो कि भैया जैसे कि अभी केस चल रहा है लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आप सरकार से बोल सकते हो कि 2 करोड़ तो अभी पे कर दो, अभी हमने डिसाइड नहीं किया लेकिन 2 करोड़ तो अभी आप पे कर दो, क्या ऐसा हो सकता है? यस। ध्यान से सुनना बेटा, इंटरिम ऑर्डर का मतलब है अभी ये फाइनल नहीं है। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर द टाइम बिंग होता है। ये कैसा होता है यार? फॉर द टाइम बिंग। अनुराग बताए फॉर द टाइम बिंग का मतलब क्या है? बेटा मैं जो पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं, इंटरिम ऑर्डर फॉर द टाइम बिंग होता है, इसका मतलब क्या? ये टेम्पररी होता है। वेरी गुड। इंटरिम ऑर्डर टेम्पररी होता है क्या? चल बैठ जा, तू बैठ। चलिए इधर ध्यान दीजिए बच्चे, आपको नहीं समझना है तो मैं अब आपको जल्दी जल्दी जो आपको समझना है उतना बता देता हूं, आप अपनी मस्ती में रहिए, ठीक है? अब देखिए मैं अब अपने हिसाब से कराता हूं चीजें। इंटरिम ऑर्डर बेटा टाइम बिंग होता है, टेम्पररी होता है, तो क्योंकि ये टेम्पररी ऑर्डर है तो इसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है? कोर्ट ने क्या बोला, सरकार ने क्या बोला कि इंटरिम ऑर्डर क्योंकि फॉर द टाइम बिंग इट इज जस्ट अ टेम्पररी ऑर्डर, तो इसके बेसिस पे टैक्सेबल मत करो। जिस दिन कोर्ट फाइनल ऑर्डर दे दे, कोर्ट फाइनली डिसाइड कर दे कि 5 करोड़ रुपए मिस्टर मास को एक्स्ट्रा दिए जावे, तो उस दिन आप इसको क्या कर देना? टैक्सेबल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? ये होता है बेटा इंटरिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर। इसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखा है जो आपको याद रहना चाहिए आज के बाद, और ये बेटा आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा इसमें टेस्ट किया जाएगा। देखिए नोट में पहले नंबर पे एक नोट लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनहेंस कंपनसेशन। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनहेंस कंपनसेशन। बेटा क्योंकि आपको 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 साल बाद मिल रहा है, तो क्या आपको उस पीरियड का इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए था? यस। तो यार अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है इनहेंस कंपनसेशन की वजह से, तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर किस हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? आप बताइए मुझे। एक सेकंड, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है। क्या ये सैलरी है? नहीं।
क्या इसका बिजनेस है? नहीं। क्या ये कैपिटल गेन है? नहीं। इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा, इंटरेस्ट मैं आपको बता दूं जनरली इंटरेस्ट 99% केसेस में एक ही हेड में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यार अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो किस हेड के अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लिखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। जो इंपॉर्टेंट आपकी बात है वो आपकी जो बात है जो आपको याद रखना चाहिए वो ये बात है कि इंटरेस्ट IUPAC में टैक्सेबल होता है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है, इंटरेस्ट हमेशा IUPAC में टैक्सेबल होता है, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनहेंस कंपनसेशन का इंटरेस्ट 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल होगा। मतलब अगर आपको 5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट मिला तो बेटा 5 करोड़ टैक्सेबल नहीं होगा, कितना टैक्सेबल होगा? 2.5 करोड़। अगर आपको 2 करोड़ मिला तो कितना टैक्सेबल होगा? 1 करोड़। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? आपको इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन कितना टैक्सेबल होगा बेटा? आधा। जितना भी मिलेगा उसका 1/2 आपको टैक्सेबल होगा और 1/2 उसका क्या माना जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आपके सामने ये पॉइंट अलग से अदर देन कैपिटल गेन क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ये आपको समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और लिखा है, देखिए क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, पढ़ लीजिए, कोई काम का पॉइंट है नहीं और आप उसको खुद पढ़ के खुद समझ सकते हैं। आपको बेटा इनिशियल कंपनसेशन मिला कितना था? 10 करोड़। आप कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 15। तो इनहेंस कितना था? 5 करोड़। बेटा कभी कभी कोर्ट हो सकता है आपको से बोल दे कि 10 भी नहीं यार, 10 भी ज्यादा दे दिए, 8 मिलना चाहिए थे। ऐसा रेयरली केसेस में होता होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। If compensation is reduced by any court or authority, then rectification has to be made giving effect to the same। मतलब बेटा फिर आपके रिटर्न को एडजस्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप मुझे बताइए ना बच्चे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन 10 करोड़ मिला था तो आपने कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम कौन सा फिगर यूज करा? 10 करोड़। तो आपने टैक्स ज्यादा अमाउंट पे किया होगा। अरे यस और नो? कल को कोर्ट ने बोल दिया नहीं 10 करोड़ ज्यादा है, आपको कितना मिलना चाहिए था? 8 करोड़। तो क्या बेटा टैक्स भी 8 करोड़ पे लगना चाहिए था? यस। हो सकता है आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया हो तो बेटा यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन। समझ रहे हैं आप लोग ये बात को? क्लियर है आपको ये चीज? चलिए एक बार बेटा एग्जांपल ऑफ केस टू पे आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जितने भी 4 केसेस के मैं आपको 4 एग्जांपल करवाऊंगा, बेटा चारों को एलडीआर मार्क करिएगा। एलडीआर इसलिए मार्क नहीं करना कि कुछ टेक्निकल है, एलडीआर इसलिए मार्क करना है कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों एग्जांपल। पहला एग्जांपल मैंने कल आपको करवाया था, ये वाला। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको ये वाला करवाया था, इस मनस्वी वाला। अब कौन सा करवा रहा हूं? हाँ, एग्जांपल ऑफ केस नंबर 2 मिस्टर जैन वाला एग्जांपल है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मिस्टर जैन परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ 10 लाख रुपए। बेटा प्लीज फोकस के साथ पार्टिसिपेट करिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। कोशिश करिएगा कि आप मैं तो आपको पार्टिसिपेट मेरे साथ ही करना है, लेकिन आपको हर चीज खुद से बनना चाहिए। चलिए, मिस्टर जैन परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ 10 लाख और कब खरीदी है? 1981। अभी खरीदी है? पहले ही खरीद ली? बहुत पहले खरीद ली। लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज 50 लाख। आप बताओ ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 50 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 50। लिखा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड 2 लाख रुपए इन 2004-5। एक सेकेंड, बहुत पहले इनकर किया है या अभी किया है? 2004-5 में। 2004-5 में किया मतलब अभी ही किया है। तो बेटा अभी ही किया है तो क्या आप इसको कंसीडर करोगे? यस। मैं आपको क्या याद दिलाना चाहता हूं कि यार अगर ये पहले किया होता 1/4/2001 से तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन क्या यहां पर मिलेगा? यस। फिर देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टी वाज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन 2018-19। 2018-19 में प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया है? कंपल्सरी एक्विजिशन। ये भी क्लियर है आपको? चलिए, अभी तक के क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सबसे पहली चीज मेरे आंसर करिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 50 लाख। सेकंड चीज मुझे आंसर करिए, ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ईयर ऑफ ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में, हर केस में। कब है ईयर ऑफ ट्रांसफर? ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन इज ईयर ऑफ ट्रांसफर, और वो कब हुआ? 18-19। तो 18-19 आपका क्या हो जाएगा बेटा? ईयर ऑफ ट्रांसफर। आप मुझे बताओ कैपिटल गेन 18-19 में आएगा या इट विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कंपनसेशन? क्या लिखा है देखिए, इनिशियल कंपनसेशन। बेटा एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, आपको नाम लिख के वो बताएगा और नहीं बताएगा आप उसे कौन सा मानोगे? इनिशियल। तो देखिए क्या लिखा है, इनिशियल कंपनसेशन रिसीव्ड इन 2023-24 10 करोड़। क्या ये आपका एफबीओसी बनने वाला है? यस। आगे लिखा है एनहेंस कंपनसेशन इज 5 करोड़ आउट ऑफ ओनली 50 लाख रिसीव्ड इन 23-24। एक सेकेंड, क्या इनिशियल और एनहेंस को मिक्स करोगे, दोनों सेपरेट कैलकुलेट करोगे?
समझना मेरी बात को, मिक्स मत करना बेटा। इनिशियल अलग है, इनहेंस अलग है। तो इनिशियल का कैलकुलेशन अलग होगा, इनहेंस का अलग होगा। देखिए लिखा, अच्छा एक सेकेंड, मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, 10 करोड़ कब मिले? 2023-24 कब टैक्सेबल होंगे? 23-24। इधर 5 करोड़ इनहेंस में से सिर्फ 50 लाख 23-24 में मिले, कितने टैक्सेबल होंगे 23-24 में? 23-24 में 50, और यहां कितने? 10 करोड़। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा इस क्वेश्चन से अलग हटके क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए बेटा ये 10 करोड़ में से पहले साल सिर्फ 1 करोड़ मिले, आंसर चेंज नहीं होगा बेटा। इनिशियल कंपनसेशन विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इनिशियल कंपनसेशन विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए आगे दिया लिटिगेशन एक्सपेंस 50,000, आपको शायद पता होगा क्यों दिया है। बाय कैलकुलेटिंग एनहांस कंपनसेशन आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अरे यस और नो? सीआईआई 2004-5 के लिए 113 और 18-19 के लिए 220, 2001-2 के लिए 100 और 2022-23 के लिए 345। ये देखिए क्वेश्चन बहुत शरीफ है, आपको बेस ईयर का भी सीआईआई बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बेटा ध्यान से सुनना, बेस ईयर का भी सीआईआई बता रहा है, लेकिन जितना शरीफ है ना उतना ही बदमाश है, क्योंकि ये गलत सीआईआई भी बता रहा है ताकि आप अपना सॉल्यूशन गलत दे दो और एक और अटेम्प्ट में अपन बैठ के बेहतरीन तरीके से कैपिटल गेन का क्वेश्चन करके आए। समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए इंडेक्सेशन किस साल तक होना चाहिए? आंसर 18-19 मत बोलना, आंसर बोलना सर ईयर ऑफ ट्रांसफर तक इंडेक्सेशन होना चाहिए। जिस साल ट्रांसफर होगा उसी साल तक क्या होगा? इंडेक्सेशन। और बेटा आपका ट्रांसफर कब हुआ है? 18-19, तो इंडेक्सेशन कब तक होगा? 18-19। तो ये बताइए ना 342 रेलेवेंट या इररेलेवेंट? ये इररेलेवेंट है, और यही इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले को दिक्कत हो सकती है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और कैपिटल गेन में आर या पार की लड़ाई होती है। इट इज नॉट लाइक पीजीडीपी के 2 पॉइंट गलत कर दिए तो 2 के मार्क्स गए। आर या पार की लड़ाई है, अगर आपने 342 ले लिया गए आपके मार्क्स। समझ रहे क्या? चलिए अब एक काम करिए, कैपिटल गेन कंप्यूट करिए इनिशियल वाला। तो इनिशियल वाले में एफपीओसी कितनी? 10 करोड़। देखिए एफपीओसी में आपने कितना ले लिया? 10 करोड़। ट्रांसफर एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो कितना ले लिया? 0। नेट कंसिडरेशन बताइए कितना हो जाएगा? 10 करोड़। नेट कंसिडरेशन 10 करोड़ तक सबको क्लियर है? चलिए अब बेटा ध्यान से सुनना, मतलब अब ध्यान से मत सुनना, ध्यान से अब आंसर करना। बेटा यहां पर सीओए माइनस करोगे या आईसीओए माइनस करोगे? और आईसीओए माइनस करने के लिए आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। अगर आपकी जगह में होता तो 50 लाख को मल्टीप्लाई करता 345 से और डिवाइड कर देता 100 से। हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे बेटा? 50 लाख को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 220 से, और डिवाइड किससे करोगे? 100। कितना आएगा जल्दी बताइए? 1 करोड़ 10 लाख। तो ये आपका क्या होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट भी था 2 लाख। तो बेटा 2 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन 220 और इस बार डिवाइड करोगे 113। बताइए कितना? 3,89,381। 3,89,381 रुपए। ये क्लियर है सबको? अपन वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर बेटा ये आपका पहले ही फिगर गलत। एक सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूं गलती कहां है। गलती आपकी नहीं बेटा, गलती मेरी है। और गलती मेरी पता है क्या है? 2018-19 का सीआईआई 272 है जितना मुझे ध्यान है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो है। तो बेटा यहां पर 272 लीजिए तो आपका सही आएगा। और एक बार जी बेटा एग्जाम में तो जो दिया है वही लेना पड़ेगा। अच्छा बोले जनरल प्रमोशन। अच्छा वेरीफाई करिए ना सही है क्या जो अपन कर रहे हैं? 1 करोड़ 40 लाख सही है? 495,575 लिखने में टाइपो है, कैलकुलेशन आई थिंक सही है ना? चलिए एक काम करिए, कैपिटल गेन कितना? 8 करोड़ 55 लाख 4,425। बेटा 5 करोड़ रुपए एनहेंस कंपनसेशन मिलने वाला है, लेकिन मिला 50 है। कितना टैक्सेबल करेगा? 5 में से जितना, क्या बोला है? जितना मिला है। तो 5 करोड़ मिलने वाला है, मिला 50 है, तो कितना?
5 करोड़ मिलने वाला है, मिला 50 है सर। 50 लाख टैक्सेबल करूंगा तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन में कितना, 50 लाख। अच्छा, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस में आपको एक खर्चा मिलेगा लिटिगेशन, शायद इस क्वेश्चन में गिवन था कितना, 50,000। तो आपका आ जाएगा कैपिटल गेन कितना, 49,50,000। बैठ जाइए। अब बेटा सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए, सब लोग। केस नंबर 3 छोटा सा केस, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा, केस नंबर 1 का नाम बता दें, सिर्फ नाम बता दें। केस नंबर 1 कौन सा था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। केस नंबर 2 क्या था, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। और केस नंबर 3 क्या है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट बेटा ध्यान से सुनना। आप लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे हो और आपके घर पे कोई नहीं है, एक मिसाइल पाकिस्तान से आके सीधे आपके घर के ऊपर गिरती है। प्लीज फोकस करिएगा। आपने घर को बेटा ध्यान देना, आप घर पे नहीं हो, एक मिसाइल आके आपके घर के ऊपर गिरती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। एक चीज बताना बेटा, क्या आपने कैपिटल एसेट बेचा है, नहीं, आपने कैपिटल एसेट बेचा नहीं है, डिस्ट्रक्ट हुआ है, बेचा नहीं है। अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर की डेफिनेशन में जाओगे, वहां लिखा भी नहीं है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट इज अ ट्रांसफर। लेकिन बेटा ट्रांसफर की डेफिनेशन में एक चीज क्लियरली लिखी थी, ट्रांसफर इंक्लूड्स, समझिए मेरी बात को, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, allowing possession of removable property, indirect transfer और reduction of zero coupon bond। ये 7 चीजें वहां पर लिखी थी। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, ये सिर्फ 7 चीजें कैपिटल, सिर्फ 7 चीजें ट्रांसफर नहीं मानी जाएंगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें क्या हो सकती है, ट्रांसफर। बेटा केस नंबर 3 डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट को क्या मानना पड़ेगा आपको, ट्रांसफर। और बेटा क्योंकि ये ट्रांसफर है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये ट्रांसफर है तो आपको क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन। प्लीज फोकस करिए बेटा, क्योंकि ट्रांसफर है तो आपको क्या लगने वाला है, कैपिटल गेन। अब मुझे मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, अगर एक मिसाइल आपके घर के ऊपर आके गिरती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए था या आपको टैक्स लगना चाहिए था, कंपनसेशन मिलना चाहिए था। ध्यान से सुनना बेटा, आपने घर को बेचा नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्ट करने को इन लोगों ने क्या मान लिया, ट्रांसफर, और उससे इन्होंने क्या लगा दिया, कैपिटल गेन। मतलब अगर आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो भी इस पे क्या लगने वाला है बेटा, कैपिटल गेन। और जब भी कैपिटल गेन लगेगा, आप भगते हुए किस सेक्शन के पास जाते हो, सेक्शन नंबर 48। और सेक्शन नंबर 48 के पास जैसे ही जाते हो बेटा, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप हमें बताइए व्हाट विल बी एफपीओसी। आप मुझे बताइए व्हाट शुड बी एफपीओसी। बेटा सब लोग प्लीज ध्यान देना, आप जो भी अपने घर वगैरह होते हैं ना, जनरली ऐसा जरूरी नहीं है हो, लेकिन जो भी घर वगैरह होते हैं, कार वगैरह होती है, जनरली इन सब के क्या होते हैं यार, इंश्योरेंस। तो अगर इंश्योरेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, इंश्योरेंस क्लेम। तो वही इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिलेगा, वही आपका क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। समझिए मेरी बात को, आपने घर बेचा नहीं है, लेकिन बेटा आपके घर डिस्ट्रक्ट होने की वजह से आपको कंपनसेशन में क्या मिला, क्लेम। तो जो क्लेम आपको मिला वही आपका क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें से आप माइनस करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंस क्या आ जाएगा आपका बेटा, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपका क्या जाएगा, नेट कंसीडरेशन। और इस नेट कंसीडरेशन, ये आ गया नेट कंसीडरेशन, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, सीओए या फिर आईसीओए। चलो ध्यान दो सब लोग, एफपीओसी में तो आपने क्या ले लिया, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, एफपीओसी में आपने क्या ले लिया बच्चे, इंश्योरेंस क्लेम। ये क्लियर है आपको। अच्छा, आपने इसमें से क्या माइनस करा, ट्रांसफर एक्सपेंस। तो क्या आ गया आपका, नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन में से आपने क्या माइनस करा, सीओए और सीओआई, है ना, या फिर आईसीओए और आईसीओआई। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल गेन। ये क्लियर है सबको। आपका क्या आ जाएगा बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बच्चे मैं अभी तक जितना आपको पढ़ा चुका हूं, उस बेसिस पे आप डेवलप हो चुके हो अब मेरे आंसर्स देने के लिए। आप मुझे बताइए किस साल ट्रांसफर हुआ है केस नंबर 3 में। केस नंबर 1 में ईयर ऑफ कन्वर्जन, केस नंबर 2 में ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, केस नंबर 3 ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। नाम में बेटा जो नाम है ना वही ट्रांसफर है। केस नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, तो केस नंबर 1 में ट्रांसफर कर दो कन्वर्जन। केस नंबर 2 कंपल्सरी एक्विजिशन, तो केस नंबर 2 में ट्रांसफर कर दो कंपल्सरी एक्विजिशन। अच्छा, केस नंबर 2 ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ईयर ऑफ ट्रांसफर। केस नंबर 3 ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ ट्रांसफर। बेटा आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि जो नाम लिखा है ना, नाम में ही ट्रांसफर लिखा है,
वो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ट्रांसफर कब है। आगे भी केस नंबर 4 आएगा तो शायद उसके नाम में लिखा हो, तो अगर नाम में लिखा है तो बेटा समझ जाना इस केस में ईयर ऑफ ट्रांसफर कब हो जाएगा आपका, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। मान लीजिए बेटा मिसाइल आज आके गिरी है, घर आज बर्बाद हुआ है, तो आज ही ट्रांसफर हुआ है घर, समझ रहे हैं क्या? इंश्योरेंस क्लेम आज मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा? तो कैपिटल गेन आज लगेगा या फ्यूचर में लगेगा? कैपिटल गेन कब लगेगा? फ्यूचर। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन, कल को आपको इंडेक्सेशन करना पड़ा तो इंडेक्सेशन कब तक करोगे? बेटा मैं आपको बता दूं, ईयर ऑफ कैपिटल गेन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ईयर ऑफ कैपिटल गेन है 22-23, लेकिन ईयर ऑफ ट्रांसफर थी 18-19, तो आपको इंडेक्सेशन हमेशा कहां तक ही करना है? ईयर ऑफ ट्रांसफर तक। आपको वो जानबूझ के गलत वाली इंफॉर्मेशन भी देगा, ठीक है, क्योंकि वो तो टेस्ट छोड़ो, वो तो फेल करना चाहता है, तो वो आपको समझ रहे हैं मेरी बात? मैं नहीं चाहता बेटा, मैं जो पेपर दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अभी पेपर जो भी था उसमें आप अच्छे से दो और अच्छे से रिवाइज करो और उसको दो, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा जो आपसे बनेंगे अभी के लेवल पे, तो जो बच्चा पढ़ के आएगा उससे वो सब बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे ये आ गया आपका कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन आपने करा 18-19 तक। एक बार कंसेप्चुअली देख लीजिए इसको। केस नंबर 3, नॉर्मली कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन केस नंबर 3 में कब होगा? आप मुझे बता दीजिए बेटा। नॉर्मली टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन यहां पर कब होगा? इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। सरकार बेटा आपको मौका दे रही है पैसा रिसीव करने का। अरे पहले केस में जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे आपके पास क्या आएगा? पैसा। तो सरकार ने क्या बोला? कैपिटल गेन कब लेंगे? जब आप क्या बेचोगे? स्टॉक इन ट्रेड। केस नंबर 2 की बात करूं तो बेटा जैसे ही आपको कंपनसेशन मिला, पहली इंस्टॉलमेंट मिली, सरकार आ गई आपके पास, क्या लेने? कैपिटल गेन, है ना। जैसे ही पैसा आया सबसे पहले कौन आती है? सरकार। तो बेटा केस नंबर 3 में जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो आपको क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन। अरे यस और नो? ध्यान से सुनना बेटा, कैपिटल गेन इन कुछ वजहों से आपका डिस्ट्रक्ट होना चाहिए, जो वजह मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं। या तो बेटा राइट्स, या नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल डिस्टर्बेंस, फायर, या फिर एनिमी एक्शन, या तो बेटा या तो गृह युद्ध जो बोलते हैं, या फिर दंगे, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज, है ना, अर्थक्वेक वगैरह, सुनामी वगैरह, सिविल डिस्टर्बेंस, है ना, सिविल डिस्टर्बेंस वही गृह युद्ध, और क्या है? आग। आग भी बेटा कवर है। फायर और एनिमी एक्शन मतलब वॉर वगैरह। समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुनना बेटा, इन 5 वजह से होगा तो ही कैपिटल गेन लगेगा। 5 वजह कौन कौन सी है? बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं है आपकी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार रीड कर लीजिए। राइट्स, नेचुरल कैलेमिटी, सिविल डिस्टर्बेंस, फायर और एनिमी एक्शन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये इतना ही सिंपल सा एक केस था। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, केस नंबर 3 में आपको टैक्सेबल कब होगा? जब आपको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं मिला तो? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर एक सेकेंड बेटा, एफपीओसी 0 हो जाए और कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा, दोनों में फर्क है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर बेटा आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको कंपनसेशन ही नहीं मिला तो क्या करोगे? बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिले तो आप सेक्शन नंबर 48 भी मत करना। आप समझना मेरी बात, फर्क है। अगर आप एफपीओसी को नहीं ले लोगे ना तो कुछ दूसरा हो जाएगा। लेकिन यार मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं बेटा, प्लीज फोकस करना। मैं आपको एक बारीक पॉइंट बता रहा हूं जो आप निपट जाओगे इसमें, इस पॉइंट में, इसलिए प्लीज फोकस के साथ इस चीज को सुन लो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर इंश्योरेंस ही नहीं है, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन भी मत करना, ठीक है। मैं आपसे साफ मना कर रहा हूं, क्या ही मत करना? कंप्यूटेशन। क्योंकि अगर आपने कंप्यूटेशन कर दिया तो आप पता है क्या करने वाले हो? एफपीओसी में ले लोगे 0, ट्रांसफर एक्सपेंस ले लोगे, फिर आप सीओए सीओआई ले लोगे तो आपका लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा आपका, और उस लॉस का आप बेनिफिट ले लोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस इज डेड लॉस। डेड लॉस मतलब इस लॉस का कोई भी आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं मिला तो यू विल नॉट कैलकुलेट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज होना जरूरी है केस नंबर 3 में, कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन प्लस इंश्योरेंस का मिलना। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? यस और नो? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपके सामने एक ट्रिकी एग्जांपल बना रहा हूं, आप मुझे आंसर करिएगा इस बेसिस पर। पहले तो एक काम करो, पहले तो आप अपन इसको देख लेते हैं, खत्म करते हैं, और फिर इसका क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, आप मुझे उसको आंसर करिएगा। देखिए क्या लिखा है, इफ एनी इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड देन कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन। इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं तो क्या नहीं लगेगा? कैपिटल गेन। ये सेकंड पॉइंट में लिखा है। और बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 48 के पास जाओगे,
अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप एफपीओसी में क्या ले लोगे, इंश्योरेंस क्लेम, माइनस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंस जो भी क्वेश्चन में होंगे। बेटा मिसाइल आने के आपने कोई पैसे नहीं दिए होंगे तो ट्रांसफर एक्सपेंस क्या ही होने वाला है, जीरो। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? दंगे करवाने के आपने कोई पैसे नहीं दिए होंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होने वाला है बेटा, जीरो। तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा आपका। फिर आपको सीओए और सीओआई का बेनिफिट मिल जाएगा जो आपने पार्ट नंबर 1 के अंदर सीखा था। ठीक है बेटा, हर बार अपन पार्ट नंबर 1 के पास ही जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वहीं से है सब कुछ। ये तो कुछ स्पेशल चीजें जो आप पढ़ रहे हो। तो आपका क्या रहेगा, कैपिटल गेन। एग्जांपल ऑफ केस नंबर 3, ये भी आपका एलडीआर एक क्वेश्चन है, लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर महर्षि एक्वायर्ड। अच्छा ये सबसे सिंपल है तीनों में, चारों में। महर्षि एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर 20 लाख 1998 में, फेयर मार्केट वैल्यू है 18 लाख। कितना लोगे? अबे नालायक को ज्यादा लेते हो, अकल के अंधों, कितना लोगे? 20 लाख। दोनों को कंपेयर करके ज्यादा वाला अमाउंट लेते हो, आप कितना ले लोगे इस केस में? 20 लाख। ड्यूरिंग ईयर 19-20 असेट वाज डिस्ट्रक्टेड। आप मुझे ईयर ऑफ ट्रांसफर बता दीजिए। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू 19-20। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 85 लेकिन 23-24। इंश्योरेंस क्लेम 23-24 में मिला। आप मुझे बताइए कैपिटल गेन किस साल लगेगा? 23-24। कैपिटल गेन किस साल लगेगा? 23-24। देखिए कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे हुए हैं, सिंपल से आंसर करिएगा प्लीज। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्या कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा? मैंने आपको बताया था बेटा, असेट का डिस्ट्रक्शन भी हो जाए और इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाए तो क्या तो लगेगा, कैपिटल गेन। तो यस, कैपिटल गेन विल बी एप्लीकेबल। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, आपने खरीदा था बहुत पहले और बेटा ट्रांसफर हुआ है 19-20, मतलब ये कौन सा एसेट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर गिवन सीआईआई 2019-20 279 और 23-24 का 245 किस वाले को क्रॉस कर दूं? सर ये 345 इररिलेवेंट है। तो आप पता है आईसीओ निकालने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, आईसीओ निकालने के लिए 20 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 245 से और डिवाइड किससे करोगे? 100 से। सॉरी 289 से डिवाइड किससे करोगे? 100 से। कितना आ जाएगा? 57,80,000। अच्छा इस क्वेश्चन में कोई भी इंप्रूवमेंट है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अरे यस और नो? आंसर पूछ रहा है, बच्चे ध्यान देना यार, प्लीज फोकस करना इस क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, वुड योर आंसर चेंज इफ नो इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड? कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बचेगा नहीं। अरे यस और नो? मतलब सभी आंसर चेंज हो जाएंगे आपके। तो आपको बताना पड़ेगा यस, अगर इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं मिला तो कैपिटल गेन टैक्सेबल भी नहीं होगा इस केस में। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा अगर आपको ये बात क्लियर हो तो इसके बाद मुझे आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना है जो कि केस नंबर 3 से रिलेटेड एक बारीक क्वेश्चन है। ये अपना इतना ही आया था क्या? पहले तो ये बता दो, यही आ रहा था? चलिए अब बेटा प्लीज फोकस करिएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपके कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन हो गया। अब बेटा डिस्ट्रक्शन होने के बाद दो केस पॉसिबल है, इंश्योरेंस क्लेम या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऐसा ही होगा यार। अच्छा अगर नहीं मिला तो सेक्शन 48 करोगे या नहीं करोगे? कसम खा लेना नहीं करो। आप एग्जाम में पता है गलती क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो सेक्शन 48 और आप पता है अपना दिमाग लगाओगे एफबीओसी में ले लोगे 0। मत करना बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कोई काम का ही नहीं है। दैट इज अ डेड लॉस। वो डेड लॉस है जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज नो ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स। लेकिन बेटा अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, अब समझना बात को, बेटा आपको क्लेम मिला है, फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1 ले रहा हूं आपके सामने, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है 5 करोड़। आपका कैपिटल असेट था, मान लीजिए उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 3 करोड़। तो बताइए कैपिटल गेन कितना? सिंपल सा बेटा, मैं आपको जानबूझ के सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप खुद मुझे आंसर कर पाओ। 5 करोड़ मिले हैं, किसके बदले? 3 करोड़। तो कितना कैपिटल गेन है? 2 करोड़। और क्योंकि इंडेक्सेशन करा है मतलब कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे यस और नो? केस नंबर 2 बेटा क्लेम मिला अगेन 5 करोड़, लेकिन जो आपका असेट था ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 6 करोड़। 1 करोड़ रुपए का आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आप समझना बेटा,
मैं आपको पता है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला तो आपको कैपिटल गेन का कंपटीशन करना ही करना है, या तो गेन आएगा या फिर लॉस आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अगर बेटा आपको कैपिटल गेन मिला ही नहीं है, सॉरी इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं है, तो उस केस में एफपीओसी आपकी कितनी, 0। मान लीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी थी 3 करोड़। बेटा ये 3 करोड़ कैलकुलेट करके कुछ मत करना, पहली चीज तो कैलकुलेट ही मत करना, समझिए मेरी बात को। इस वाले लॉस को आप क्या बोलोगे, ये जो लॉस है इस लॉस को आप क्या बोलोगे, डेड लॉस। लेकिन ये वाले लॉस को आप डेड लॉस नहीं बोले, इसको आप क्या बोले, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। समझ रहे हो मेरी बात? बेटा डेड लॉस का मतलब है कि देयर इज नो बेनिफिट इन इनकम टैक्स, देयर इज नो ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स, दैट शुड बी इग्नोर्ड इन इनकम टैक्स। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग, यस और नो? लेकिन बेटा अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो कैपिटल गेन भी होगा तो आपका फायदा, और नुकसान भी होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस केस में। फिर क्या आपको ये बात क्लियर है बारीकी? चलिए केस नंबर 3, इसके बाद बेटा केस नंबर 4। प्लीज फोकस करिएगा, केस नंबर 4 इज मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर फर्स्ट वाला केस। मतलब फर्स्ट वाले केस के बाद सबसे इंपोर्टेंट केस है आपका केस नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा लेवल का केस है केस नंबर 4। मत पढ़िए बेटा, मत पढ़िए बुक वगैरह को, एक काम करिए बंद कर दीजिए आपकी बुकलेट को, बुकलेट को बंद कर दीजिए। चलिए केस नंबर 4, ये कुछ लिखा है अंग्रेजी में, कुछ अंग्रेजी में लिखा है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इसको पढ़ लीजिए एक बार, और अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो फिर मुझे भी समझा दीजिए। बेटा मैंने अभी आपको 3 केसेस पढ़ाए, 3 केसेस, उस 3 केस के अलावा ये चौथा केस और ये 4 केस आपका कैपिटल गेन का सबसे इंपोर्टेंट वाला पार्ट था। आज की क्लास में खत्म नहीं होगा, कल की या परसों की क्लास में ये खत्म होगा अपना ये वाला पार्ट, और ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है आपका कैपिटल गेन का। अब प्लीज फोकस करिएगा, यहां पर लिखा है मीनिंग ऑफ जेडीए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं प्यार से स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। चलो अब बेटा प्लीज फोकस करना सब लोग, एक एग्जांपल ले रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं केस नंबर 4 समझने के लिए इस एग्जांपल को समझना जरूरी है पहले, और छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने। बेटा ये है आपके पास एक जमीन, और ये लैंड किसकी है मैं आपको बता दूं, ये लैंड है बेटा मिस्टर मार्स की। बच्चे प्लीज फोकस करना, ये एग्जांपल बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। व्हाट इज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, व्हाट इज स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ने वाले, और उसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एक पर्सन है मिस्टर मार्स जिसके पास एक जमीन है जो आपको दिख रही है, जमीन का टुकड़ा दिख रहा है आपको, यस और नो? चलिए अब बेटा मिस्टर मार्स, मैं आपको बता दूं मिस्टर मार्स के पास पैसा नहीं है। मिस्टर मार्स के देखिए ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा। मिस्टर मार्स चाहते हैं कि यहाँ पर 1000 फ्लैट बन जाएं, लेकिन 1000 फ्लैट बनाने के लिए उनको शायद पैसे की जरूरत है। अरे यस और नो? तो बेटा मिस्टर मार्स के पास पैसा नहीं है, और मैं आपको बता दूं रियल लाइफ में कुछ ऐसे ही ट्रांजैक्शन, मतलब ये रियल लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही कुछ होता है बेटा। एक पर्सन होता है जमीन, जिसकी जमीन होती है ना, वो कभी भी उसको डेवलप नहीं करता है, डेवलप कोई और ही करता है, जिसको प्यार से आप और हम बोलते हैं बिल्डर, जिसको प्यार से आप और हम क्या बोलते हैं बेटा, मिस्टर बिल्डर। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिल्डर ऐसे ही काम करता है। आपको नहीं मालूम, और ये चीज ये मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नहीं मालूम, लेकिन बेटा बिल्डर ऐसे ही काम करता है, उसकी जमीन नहीं होती। बिल्डर पता है क्या करता है, बिल्डर लैंड ओनर को ढूंढता है जिसके पास जमीन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर मार्स। और बिल्डर पता है आप मुझे बताइए ना, बिल्डर किसके पास जाएगा बेटा, मिस्टर मार्स के पास। और बिल्डर मिस्टर मार्स को है ना सपने दिखाएगा, बिल्डर मिस्टर मार्स से बोलेगा कि आपके प्रोजेक्ट को ऐसा डेवलप करूंगा कि यहाँ पर 1000 फ्लैट बनेंगे। और बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। लैंड ओनर से जब भी वो बात करेगा वो बात बिल्कुल सच होगी। जब वो कस्टमर से बात करेगा तो वो बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन लैंड ओनर से बात हमेशा सच होगी। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बेटा बिल्डर गया मिस्टर मार्स के पास, और बिल्डर ने बोला कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं 1000 फ्लैट्स बनाऊंगा, आप ये प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस प्रॉपर्टी को मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा और यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। और कितने फ्लैट्स बनने वाले, 1000 फ्लैट्स। बेटा ध्यान से सुनना, फ्लैट्स भी हो सकते हैं, प्लॉट्स भी हो सकते हैं, शॉप्स भी हो सकती है, बंगलो भी हो सकते हैं, डुप्लेक्स, इट कुड बी एनीथिंग। अपन एग्जांपल क्या ले रहे हैं बेटा, क्या बनने वाला है, 1000 फ्लैट्स। ध्यान से सुनना, अगर इस 1000 फ्लैट में से जो बनने वाले हैं कुछ फ्लैट, मान लीजिए 60% कितने हो जाएंगे आप बता दीजिए, 600। तो 600 फ्लैट रख लेगा बिल्डर। और बेटा अगर 60% वो रखा है, मतलब 40% वो किसको देगा इधर, मतलब वो कितने मिस्टर मार्स को दे देगा, 400। समझिए मेरी बात को, सामने वाला फ्री में थोड़ी आएगा कि आपकी जमीन को डेवलप करके 1000 फ्लैट बना के छोड़ के आपके हवाले करके चले जाएगा, नहीं।
सामने वाला क्यों उसको डेवलप कर रहा है बेटा? ताकि कुछ शेयर उसको मिलेगा, कुछ शेयर आप रखोगे। जब भी ऐसा होगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, जब भी ऐसा होगा, इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफाइड डेवलपमेंट। इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। दो नाम मैंने आपको बताया। पहला नाम क्या? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। दूसरा नाम क्या बताया? स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, समझना मेरी बात। तो बेटा ध्यान से सुनना, आपको इस ट्रांजैक्शन के बारे में क्या समझना है। एक पर्सन है जिसके पास जमीन है, उसको कौन अप्रोच करेगा बेटा? एक बिल्डर। और बिल्डर उस जमीन पे कुछ ना कुछ बनाएगा, और बना के पूरा खुद रखेगा क्या? नहीं, पूरा कुछ नहीं, पूरा खुद नहीं रखेगा बेटा, कुछ खुद रखेगा, कुछ वो उसको देगा। जब भी ऐसा 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 सब कुछ हो जाए तो आप उस एग्रीमेंट को क्या बोलोगे? स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। समझना मेरी बात। ऐसा ऐसा मतलब लैंड ओनर भी होना चाहिए। अरे यहाँ पर मिस्टर मास कौन है बेटा? लैंड ओनर। और यहाँ पर बिल्डर कौन है? डेवलपर। एक कौन है? लैंड ओनर, एक कौन है? डेवलपर। और बेटा जो भी बन रहा है उसका दोनों कुछ परसेंटेज फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड अपॉन एग्रीमेंट। हो सकता है 100 में रखता, 900 आपको देता, हो सकता है 900 आप में रखता, 100 आपको देता। समझ रहे हैं क्या? एग्रीमेंट कुड बी, मतलब एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसा ऐसा होगा, इस एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे बेटा? इस एग्रीमेंट को आप बोलोगे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। एक एग्जांपल वापस से आपके सामने दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या आप उसे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलोगे। ओरल एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। आप लोग के पास जमीन है, आप लोग के पास, मैं आया आपके पास, मैंने आपसे बोला कि इस जमीन को मैं डेवलप कर रहा हूं, है ना, और आप मुझसे ले लीजिए 5 करोड़ रुपए, खत्म बात। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होने के लिए लैंड ओनर अलग हो, आप लोग अलग, डेवलपर अलग, मुंह में अलग, लेकिन बेटा जो भी बन रहा है ना, जो भी बन रहा है वो आपस में शेयर होना चाहिए, तो ही उस एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा। ये मैं अभी आपको जितना बता रहा हूं इससे ज्यादा आपसे पूछूंगा मैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले अपने कान खोल के सुन लेना, जितना आपको बता रहा हूं उससे ज्यादा मैं आपसे पूछूंगा। तो यहां पर वापस से एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। एक लैंड ओनर है जिसकी ये जमीन है, इसको कौन अप्रोच करेगा? बिल्डर। और बिल्डर ने अप्रोच करके बेटा इसमें बना लिए, मान लीजिए 50 बंगलो। इसमें कितने बंगलो बन चुके हैं? 50। इस 50 बंगलों में से 20 बंगलो कौन ले जाएगा? बिल्डर। और 30 किसके पास आ जाएंगे? लैंड ओनर। ठीक है, 50 बनने वाले 20 किसके पास? बिल्डर के पास, और 30 किसके पास? लैंड ओनर के पास। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है? यस, दिस इज अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। बेटा यहां पर ये जो बिल्डर है ना, ये बिल्डर 50 करोड़ रुपए भी पे कर रहा है। क्या ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है? यस। बेटा ध्यान से सुनना, मनी भी हो चलेगा, मनी भी हो चलेगा, लेकिन स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के लिए शेयरिंग जरूरी है। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के लिए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए यूनिट्स का शेयर होना जरूरी है। यूनिट मतलब बंगलो, प्लॉट्स, रेसिडेंशियल फ्लैट्स, रेसिडेंशियल शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स, एसेट्रा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अरे यस और नो। एक काम करिए, क्लास में कोई बच्चा खुद से हाथ उठा के मुझे बताएगा कि व्हाट इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 4। हाँ, कौन बताएगा क्लास में खुद से? एक लैंड ओनर है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, मिलके नहीं बेटा, प्रॉपर्टी डेवलप वही करेगा, बिल्डर। ठीक है, जो भी उसका आउटपुट होगा, जो भी बनने वाला है उसका क्या करना है? एक पार्ट आप रखोगे, एक में रखूंगा, 2 पार्ट आप रखोगे, 2 में रखूंगा, 3 पार्ट आप रखोगे, 1 में रखूंगा। इट कैन बी एनी रेशियो। कैश कंसीडरेशन भी हो सकता है, लेकिन एडिशनल, मतलब यूनिट का शेयर होना प्राइम ऑफिस जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए बैठ जाइए, लास्ट में आप खड़े रहिए। अलीशा मुझे बताइए व्हाट इज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट? हाँ बेटा, एक लैंड ओनर है, एक बिल्डर है, वेरी गुड। सर बिल्डर आएगा, लैंड को डेवलप करेगा, लैंड को डेवलप करके क्या बनाया उसने? फ्लैट्स बना लिए। चलो ठीक है, कितने फ्लैट्स बन गए? एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल 100 फ्लैट्स बन गए। ओके, 60 बिल्डर ने रख लिए, 40 लैंड ओनर ने रख लिए। तो इस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड डेवलपमेंट। अरे यस और नो, या फिर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है, 60 उसने रखे, 40 मैंने रखे, इसको बोला स्पेसिफाइड। अच्छा, अगर उसने 40 रखे होते, मैंने 60 रखे होते, रेशियो विल नॉट मैटर। रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस होना क्या चाहिए? लैंड ओनर अलग, डेवलपर अलग, और जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या होने वाली है? शेयर।
उस एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे? ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए अब एक काम करिए बेटा, दोनों नाम इसके ध्यान रखना, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। चलिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।